अवध पंच में मधुकर उपाध्याय का राम राम भैया। आज चर्चा करते हैं टेलीविज़न के एक पत्रकार हैं, बहुत मशहूर हैं, लाखों लाख लोग उनको देखते हैं। जब भी वो टेलीविज़न पर आते हैं तो अपने ढंग से बात करते हैं और उसमें वो फिर परहेज नहीं करते। वो ये नहीं सोचते कि कौन क्या है या नहीं है। जो उनको कहना होता है वो बिल्कुल साफ साफ शब्दों में कह देते हैं। मैं विनोद दुआ की बात कर रहा हूँ। विनोद दुआ के ऊपर अभी कुछ महीना पहले हिमाचल प्रदेश की पुलिस ने एक मुकदमा दर्ज कर दिया और वो मुकदमा क्या था? राजद्रोह का। जैसे उन्होंने सत्ता के खिलाफ कोई बहुत बड़ा षड्यंत्र किया है और ऐसा कुछ कर दिया है जिसके लिए उनको राजद्रोह का मुकदमा उनके खिलाफ लगा दिया गया। पहले तो दुनिया भर अदालती कार्रवाइयाँ चलती रहीं और ये कहा जाता रहा कि क्या होगा, विनोद दुआ की पेशी होगी, उसमें क्या निकलेगा क्या नहीं निकलेगा। लेकिन जब मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा, उच्चतम न्यायालय में, तो उच्चतम न्यायालय ने कह दिया कि विनोद दुआ को हिमाचल प्रदेश पुलिस के सवालों का जवाब देने की आवश्यकता नहीं है। पहला फैसला तो उनका यही आया, पहला आदेश। और उसके बाद उसकी सुनवाई चलती रही। अभी कुछ दिन पहले अदालत ने वो मामला रफा दफा कर दिया, खारिज कर दिया। वो जो उनका केस था पूरा पुलिस का, हिमाचल प्रदेश पुलिस का, और कहा कि आप इस तरह से किसी पर राजद्रोह का मुकदमा नहीं लगा सकते। और इसलिए तो बिल्कुल नहीं कि उस व्यक्ति ने सरकार के खिलाफ कोई टिप्पणी की है। सरकार और नेतृत्व की आलोचना करना राजद्रोह की श्रेणी में नहीं आता। ये मामला बड़ा अजीब सा है राजद्रोह का। पहले तो बहुत सारे लोग राजद्रोह को देशद्रोह समझते हैं, वो उसमें फ़र्क ही नहीं करते और हमेशा ये कह दिया जाता है कि सब इन्होंने ऐसी बात कह दी, इन्होंने अपमान कर दिया, अवमानना की और ये षड्यंत्र एक तरह का चल रहा है। ये आजकल बहुत सुनाई पड़ता है। लेकिन सवाल ये है कि किसी व्यक्ति पर जो अपनी बात कह रहा है और वो अगर आलोचना भी कर रहा है तो उसके खिलाफ राजद्रोह का मुकदमा कतई दर्ज नहीं किया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल साफ साफ शब्दों में कहा। और बल्कि सुप्रीम कोर्ट ने तो जो नया नहीं कहा कुछ, उन्होंने पुराना जो एक फैसला था, एक केदारनाथ हुआ करते थे बिहार में, बरौनी के आसपास कहीं रहते थे, वो केदारनाथ बनाम बिहार सरकार का एक मुकदमा था, 60-वाट के आसपास, सन 62 में आया था वो। और उस पर पूरी एक 5 न्यायाधीशों की खंडपीठ बैठी और उसने ये फैसला किया, बल्कि समझिए वो संविधान पीठ थी, और उन्होंने कहा कि केदारनाथ पर जो राजद्रोह का मुकदमा लगाया गया है वो गलत है। इस तरह के मुकदमे नहीं लगाए जा सकते। किसी के सिर्फ ये कह देने से कि सरकार निकम्मी है या जो उसका मुखिया है निकम्मा है, आप राजद्रोह का मुकदमा नहीं लगा सकते उसके ऊपर। ये बहुत राजद्रोह का जो कानून है, इसका भी किस्सा बड़ा लंबा चौड़ा है। लेकिन उसके पहले मैं आपको 2 चीज़ें पढ़ के सुनाना चाहता हूँ। विनोद दुआ बहुत नफीस किस्म के आदमी हैं, गाना गाते हैं, पत्रकार तो है ही हैं, बेबाक पत्रकार हैं, गाना बहुत बढ़िया गाते हैं, सराइकी बोलते हैं जो उनकी मादरी ज़बान रही होगी किसी ज़माने में उनके ख़ानदान की। और उसके अलावा वो चुहल करते हैं और चुटकियाँ लेते रहते हैं, लेकिन बहुत सलीके से। कभी आप ऐसा नहीं पाएंगे कि उन्होंने बहुत आक्रामक होकर कोई बात कही हो, चुभ जाए किसी को वो अलग है। लेकिन वो सलीका जो केदारनाथ के मामले में आया, और उसके पहले एक मामला आया था जोगेंद्र चंद्र बोस का, बल्कि ये कहिए कि जो राजद्रोह कानून है उस पर पहला मुकदमा और पहली गिरफ्तारी जोगेंद्र चंद्र बोस की हुई थी बंगाल में। अब ये मामला 1891 का है। मैं आपको जोगेंद्र चंद्र बोस ने क्या लिखा था
और केदारनाथ ने क्या कहा था वो पढ़ के सुना देता हूँ। और आप यकीन मानिए कि विनोद दुआ ने जो भी कहा अपने कार्यक्रम में वो इस सीमा तक भी नहीं गए। उन्होंने तो पूरी शालीनता के साथ अपनी बात कही थी जैसे वो बात करते हैं। तो जो जोगेंद्र नाथ जी का केस था वो विचित्र था। वो बंगबासी एक अखबार निकलता था, उसी के संपादक थे, और उसमें जब एज ऑफ कॉन्सेंट एक्ट बना कि लड़कियों की शादी किस उम्र के बाद होनी चाहिए, उस पर उन्होंने एक संपादकीय लिखा। और उस संपादकीय में उन्होंने बहुत साफ साफ शब्दों में लिखा, और मैं अनुवाद बंगला से इसका मैं कर दे रहा हूँ। वो उन्होंने कहा कि अंग्रेज के पास, सरकार के पास, हुकूमत के पास ताकत है, कानून की ताकत है, बंदूक की ताकत है। वे हमारा माई बाप समझने लगे हैं खुद को। उन्हें याद रखना चाहिए कि प्लासी की जीत का यह मतलब नहीं है कि वो जो चाहें कर सकते हैं। इससे पहले बहुत सारे लोगों ने ऐसी कोशिश की। औरंगजेब ने कोशिश की, काला पहाड़ ने कोशिश की, और सब नाकाम हुए। ताकत के बल पर नैतिकता को हराया नहीं जा सकता। ये जोगेंद्र चंद्र बोस का लेख था जिस पर उनके खिलाफ मुकदमा हुआ था। अब दूसरा केदारनाथ का जो भाषण है, एक भाषण दिया था उन्होंने, लिखा नहीं था कुछ, उन्होंने भाषण दिया। और भाषण में उन्होंने कहा कि आज सीआईडी के गुंडे बरौनी के आसपास मंडरा रहे हैं, सीआईडी के कुत्ते घूम रहे हैं, कई सरकारी कुत्ते बैरकों में रहते हैं, बैठकों में भी जाते हैं। भारत के लोगों ने अंग्रेजों को देश से भगा दिया और उनकी जगह कांग्रेस के गुंडों को चुनकर गद्दी दे दी। ये इस तरह का भाषण उन्होंने किया था जिसके लिए उनके खिलाफ राजद्रोह का मुकदमा दर्ज हुआ। अब विनोद दुआ ने तो इस तरह की शब्दावली, इस तरह की भाषा और इस तरह आक्रामक होकर अपनी बात कहना कुछ भी नहीं किया था। तो ये पहले दिन से स्पष्ट था कि ये मुकदमा चल नहीं सकता, ये हार जाएंगे, पुलिस हार जाएगी, इसमें कोई दम नहीं है, फैसला विनोद दुआ के हक में होगा। और वही हुआ। अदालत ने कोई नई चीज नहीं कही। जब केदारनाथ का मामला आया था उस समय फली नरीमन ने कहा था कि सरकार की चाहे जितने कड़े शब्दों में आलोचना की जाए वो राजद्रोह कभी नहीं होगी। और यही बात न्यायाधीशों ने अपने फैसले में भी लिखी। और उसी फैसले का हवाला देते हुए, सन 62 के फैसले का हवाला, 60 साल पुराना मामला, उसका हवाला देते हुए उच्चतम न्यायालय ने कहा कि विनोद दुआ के खिलाफ कोई मामला बनता ही नहीं राजद्रोह का, ये खारिज किया जाता है। पूरा केस ही रद्द कर दिया उन्होंने। अब मैं छोटी सी बता दूं आपको इसकी पृष्ठभूमि राजद्रोह कानून की। उस समय एक बहुत सारे विद्रोह, बहुत सारे आंदोलन चल रहे थे भारत में, 150 साल से पहले की बात है ये। और ये अंग्रेज सरकार के लिए, उस समय अंग्रेज़ों की हुकूमत थी, उनके लिए बड़ा मुश्किल हो रहा था कि इसको नियंत्रित कर पाएं। तो इसलिए उन्होंने 1860 में, 160 साल पहले आईपीसी बनाया, भारतीय दंड संहिता। उसके पहले मैकाले ने बहुत सारे काम किए, तो उसमें उन्होंने इसकी तैयारी की थी, एक रूपरेखा बनाई थी आईपीसी की, तो वो 1835-35 के आसपास बनाई थी। लेकिन उसमें मैकाले के कानून में राजद्रोह शब्द का इस्तेमाल था और उसके लिए एक धारा भी रखी गई थी। लेकिन जब आईपीसी बना तो उसमें से इसको हटा दिया गया कि इसकी आवश्यकता नहीं है। लेकिन उसके कई साल बाद, कई दशक बाद ये मामला दोबारा आया, और कई दशक तो नहीं कहना चाहिए, 1870 में, 1860 में आईपीसी बना, 1870 में उसमें ये राजद्रोह की धारा जोड़ दी गई। और उसके बाद
एक नया कानून बना, इंडियन सेडिशन एक्ट, और उसी कानून के आधार पर ये व्यवस्था की गई कि अगर सरकार के खिलाफ कोई बोलेगा तो उस पर कार्रवाई हो सकती है। अब ये देखिए कि जब ये कानून बन गया उसके भी 20 साल बाद जोगेन बोस का केस आया, और आपको मैंने बताया कि उन्होंने क्या लिख दिया था अपने अखबार में जिसके लिए उनके खिलाफ ये आरोप लगा, राजद्रोह का। अब हैरानी इस बात की है कि राजद्रोह के केस बहुत सारे मामले बहुत सारे लोगों के खिलाफ दर्ज हुए, लेकिन जो प्रमुख मामले हैं उसमें पहला मामला एक पत्रकार का था, जोगेन बोस का, बंगवासी वाले। दूसरा मामला केसरी में एक लेख छाप दिया बाल गंगाधर तिलक ने, लोकमान्य ने, और ये 1897 के आसपास की बात है। उन पर भी मुकदमा राजद्रोह का लगा और वो गिरफ्तार हो गए और साल भर बाद जेल से छूटे। यंग इंडिया में महात्मा गांधी ने कई लेख प्रकाशित किए, उनके खिलाफ भी 1920-21 में राजद्रोह के मुकदमे दर्ज हुए। तो यानी राजद्रोह का मुकदमा जो लोग सत्ता के खिलाफ या देश के खिलाफ षड्यंत्र कर रहे हों उनको छोड़कर पत्रकारों के खिलाफ, लिखने के खिलाफ, अभिव्यक्ति के खिलाफ इसका ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा था, और वही होता चला आया। 1921 में गांधी थे, 1897 में तिलक थे, 1891 में बंगवासी के जोगेन बोस थे, और 2021 में विनोद दुआ है। ये मामला इस तरह चला आ रहा है कि जैसे लग रहा है अच्छा सब के सब सरकारें, मैं हैरान होता हूं कि जब वो सत्ता में नहीं होती तो वो कहती हैं कि यह कानून रद्द हो जाना चाहिए, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है, भारत को आज़ाद हुए 75 साल हो गए हैं, अब राजद्रोह का कानून बनाए रखने का कोई औचित्य नहीं है। लेकिन वो कानून जो भी सत्ता में आता है आने के बाद अपने वादे भूल जाता है और कानून बना रहता है। उसका किस तरह से इस्तेमाल सरकारें करती रही हैं, इसके उदाहरण हैं ये सारे जो मामले आए हैं। और अब मुझे लगता है कि राजद्रोह का कानून दरअसल जिसने ये बनाया, अंग्रेज़ों ने, उनके यहाँ भी राजद्रोह का कानून था शुरू में, लेकिन उन्होंने बाद में उसे रद्द कर दिया, वो कानून एकदम ख़त्म हो गया वहाँ से। लेकिन जो वो छोड़ गए यहाँ हिंदुस्तान में, हम वो लकीर पीटते जा रहे हैं। राजद्रोह अब भी हमारे लिए वो एक्ट 1860 का अब भी बना हुआ है, अब भी उसका दुरुपयोग हो रहा है जैसे पहले हो रहा था। तो ये कानून जाता क्यों नहीं? ये ऐसा लगता है कि शुरू से बहस हो रही थी, ये पहले केस से लेकर आज तक एक ही बहस है कि सारी अदालतें बार बार ये कहती हैं कि इस कानून का कोई अर्थ नहीं है, इसको रद्द हो जाना चाहिए, इसकी आवश्यकता नहीं है। लोग कहते हैं कि इस पर बहस होनी चाहिए और इसको खारिज कर दिया, रद्द कर दिया जाना चाहिए इस कानून को। लेकिन सरकारें तो उनको लगता है कि ये एक हथियार है जिसका इस्तेमाल गाहे बगाहे किया जा सकता है, इसलिए इसको बनाए रखने में कोई नुकसान नहीं है, इस्तेमाल इसका सोच समझ के किया जाए। वो होता नहीं। तो एक कानून जो अपने बनने के दिन से लगता है ऐसा कि जैसे वेंटिलेटर पर था, और वो वेंटिलेटर पर बना हुआ है, वो बीच बीच में उसकी सांस चलने लगती है, उठ के खड़ा हो जाता है और फिर वो वेंटिलेटर पे चला जाता है, उसकी सांस मुझे लगता है अब उखड़ जानी चाहिए। इस कानून का कोई अर्थ नहीं है। और भारत में जहां अभिव्यक्ति की आज़ादी की इतनी दलीलें दी जाती हैं और इस कदर पुरानी संस्कृति, तहजीब, जो कुछ भी हमारा है वो अभिव्यक्ति की आज़ादी के बारे में है कि आप कह सकते हैं जो कहना चाहते हैं, वो किसी के खिलाफ हो। लेकिन ये कानून बिना मतलब का सिर पर तलवार की तरह लटका कर रखती है सरकार कि अगर कभी ज़रूरत पड़ेगी तो उसका इस्तेमाल कर लेंगे, उस तलवार को थोड़ा सा हिला देंगे। मुझे लगता है ये कानून अब
वाकई रद्द हो जाना चाहिए। इसकी न कोई ज़रूरत है, न पहले थी, न अब है और न भविष्य में कभी होगी। लोग इतने समझदार हैं कि वो अभिव्यक्ति की आज़ादी का अर्थ जानते हैं और ये भी जानते हैं कि उसकी सीमाएं क्या हैं, कहाँ उस आज़ादी का इस्तेमाल नहीं हो सकता। तो ये कानून रद्द हो जाए। हम सबसे गुजारिश करेंगे, जितने भी सत्तानशीन आएंगे वो सुन लें और इस कानून को रद्द कर दें। वो हिंदुस्तान की बहुत बड़ी खिदमत करेंगे। तो आज अवध पंच में इतना ही। अगले अंक में भेंट होगी, तब किसी और विषय पर चर्चा करेंगे। तब तक आप अवध पंच देखते रहिए और हमें लिखते रहिए awadhpanch@gmail.com पर। आपके सुझाव से हम इस कार्यक्रम को और अच्छा बना सकते हैं। तो अगले अंक में आपसे भेंट हो, तब तक के लिए राम राम भैया।